मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और मेरे साथ हैं वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार रंजीत वर्मा जी। ये अभी वर्तमान में जुटान के राष्ट्रीय संयोजक हैं, साथ ही ये जन संस्कृति मंच से भी जुड़े हुए हैं। आज ये हमसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। इनसे बातचीत करने का खास करके जो आज के समय में जिस तरह से लेखक संगठनों की ज़रूरत है और हमेशा रही है और आने वाले समय में भी रहेगी, लेकिन जो हमारे देश के खास करके 3 बड़े लेखक संगठन हैं, उनका क्या रोल है और लेखक संगठन को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए समाज में, तो उसके बारे में इनसे हम बात करेंगे। हाल फिलहाल इन्होंने समयांतर पत्रिका में एक लेख लिखा, लेखक और संगठन आज वामपंथ कहाँ है, इस तरह का ही उसका शीर्षक था। और उस लेख को लिखने का, उस लेख में जो उन्होंने लिखा है उनसे भी बात करेंगे उसमें क्या है, जिस पर सोशल साइट पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। एक ने तो वो उसमें आके लिखा कि समयांतर पत्रिका ही वाम विरोधी चीज़ों को प्रश्रय देता है, वाम विरोधी। लेकिन मेरा मानना है कि वो वाम नहीं लिखना चाह रहे थे, वो वाम ही लिखना चाह रहे थे, लेकिन शायद वो गलती से वाम हो गया होगा। तो रंजीत जी, आपका हमसे बात करने आए हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल तो नमस्कार। उस लेख, वो जो आपने लेख लिखा था, उस लेख में ऐसा क्या था जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आया? नहीं, उस लेख में देखिए वैसा कुछ नहीं था, लेकिन हम बात करते हैं पहले तो उसका जो शीर्षक है वो तो शीर्षक थोड़ा बदल के डाला गया उसमें कि लेखक और संगठन कहाँ है वामपंथ। मैंने जो शीर्षक दिया था वह था धुर दक्षिण पंथ बनाम दक्षिण पंथ, कहाँ है वामपंथ। वह मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं देखता था कि देख रहा हूँ, इधर सब देख रहे हैं कि ये जो धुर दक्षिण पंथ यानी कि जो संघ की सरकार है, उससे लड़ने के लिए तमाम जो दूसरी पार्टियां, जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जो उसका मुकाबला कर सकती हैं जाहिर तौर पर, लेकिन वामपंथ के साथ दिक्कत यह है कि वो अपनी एकजुटता की ओर ध्यान नहीं देता, वो अपनी व्यापकता की ओर नहीं जाता और वह किसी न किसी जो है सो दक्षिणपंथ पार्टी के साथ मिल जाता है, राजनीतिक गठबंधन कर लेता है और वह अपनी स्थिति को मजबूत नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि मोदी को या इस सरकार को हराना है तो हमको वहाँ जाना होगा। और इसीलिए बिहार में भी हम देखते हैं कि जैसे कि माले जो CPI-ML, उसने राजद के साथ गठबंधन किया था और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भी राजद, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। और यूपी में भी हम देख रहे हैं कि माले ने वहाँ पर अखिलेश यादव सपा के साथ गठबंधन किया है। और तो ये हो गया कि ये राजनीति में ये स्थिति साफ हो गई है कि दक्षिण पंथ ही मुकाबला कर सकता है धुर दक्षिण पंथ का। वाम पंथ का वक्त अभी शायद नहीं आया है, ऐसा शायद हमको लगता है, मानना है लोगों का। लेकिन अगर अभी नहीं आया है, अभी हम लड़ाई ज़मीन छोड़ देंगे तो आगे आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमारी दिक्कत वहाँ पर जो है सो है, लेकिन मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ। मैंने जब यही चीज़ साहित्य में देखा तो मुझे समस्या हुई। मैंने देखा कि इसका प्रतिरोध का, इसको साहित्य में जो प्रतिरोध चल रहा है, जो हम लोग 2014 से ही चला रहे हैं, मोदी के आने के तुरंत बाद, कविता 16 मई के बाद के अभियान के जरिए, उसको उस समय तो बहुत लोग कहते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या है, बात तो एक ही है, जो पहले की सरकार थी वही यह सरकार है। लेकिन इस फांसी बात को शायद वो उस समय समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। 7 साल में देख लिए, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर भी जब हमने एक अपील जो जारी हुई, मामला यहाँ है, एक अपील जारी हुई जिसमें कि प्रतिरोध के लिए सभी साथियों को कहा गया, जुड़ने के लिए कहा गया। अच्छी बात है, तमाम लेखक संगठन और जो इंडिविजुअल भी जो लेखक हैं वे सब। तो उसमें मैंने देखा कि उसके जो निवेदक थे सब ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो निवेदक थे, जो निवेदन कर रहे हैं, जो आप कहिए कि जो अपील जारी कर रहे हैं, उसमें 5 उस समय में, अब शायद और आगे बढ़ गया होगा, मेरे पास वो सूची नहीं है, लेकिन जो पहली सूची थी उसमें 5 लेखक संगठन थे, जिसमें कि तीनों वामपंथी संगठन थे, लेखक संगठन, जलेश, प्रलेश और जसम, और साथ में 2 दलित लेखक संगठन भी थे। 5 थे। चलिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि संगठनों के साथ इसमें 2 व्यक्ति के भी नाम थे। अच्छा। तो संगठनों के साथ व्यक्ति के नाम क्यों होंगे? नहीं होने चाहिए।
ये एक और बात है कि वो नाम भी सबसे ऊपर रखे गए थे, जैसे वो संगठन से भी ऊपर हो। तो यह इसके लिए कहा जाता है कि वो अल्फ़ाबेटिकली ऊपर रखा गया। लेकिन सवाल यहाँ पहला ये है, उसका जवाब दीजिए तब अल्फ़ाबेटिकल कहिएगा, क्योंकि पहला जवाब सवाल ये है कि संगठनों के साथ व्यक्ति के नाम क्यों। इसलिए भी क्योंकि नीचे समर्थक रचनाकार या समर्थन में जो रचनाकार हैं, साथ में जो हैं रचनाकार, उनके नाम भी दिए गए थे। उस जगह पर अशोक वाजपेयी का नाम डाला जा सकता था। वहाँ पर अभी आज के तारीख में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उसमें ज्ञान रंजन भी हैं, नरेश सक्सेना हैं, और पहले से उसमें मौजूद असद जैदी, पंकज बिष्ट वगैरह सब हैं। उसमें आपका भी नाम और जी मेरा भी नाम है। तो इसमें अशोक वाजपेयी का नाम डालते, सबसे ऊपर डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। अ से रखी शुरू हुआ, भाई उन्हीं को दीजिए, हमको कोई। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल का ये सिर्फ अशोक वाजपेयी है। देखिए रचनाकारों के भी जो नाम दिए गए हैं, पहले जो दिए गए थे, अब क्या किया गया हम नहीं जानते हैं। उसमें अल्फ़ाबेटिकल का ध्यान नहीं दिया गया था, उसमें जहाँ तहाँ जो भी नाम डाल दिया गया था। हाँ, उसमें अल्फ़ाबेटिकल का नहीं, शायद सीनियरिटी का मान के चल रहे होंगे कुछ, उसको भी वो भी मेंटेन उसमें हुआ नहीं है हालांकि। तो ये चीज़ आपत्तिजनक है, क्योंकि आप एक प्रतिरोध जो लड़ रहे हैं उसके लिए आपको जिस तरह से वामपंथ जिस तरह से प्रतिरोध करेगा, एक दक्षिण पंथ नहीं करेगा। और इसी का परिणाम है, वो नाम ऊपर होने से दिक्कत ये है कि भाई ऊपर नाम है तो क्या हुआ, प्रतिरोध कीजिए, लोग कह सकता है। लेकिन समस्या ये है कि उनके आने से यह बात हुई है कि वो इस अपील को प्रभावित किया है वो आदमी। जैसे कि उस अपील में लिखा गया है 1 साल के लिए प्रतिरोध। 1 साल के लिए क्या होता है, क्या हो जाएगा 1 साल में? आप 1 साल के लिए क्यों कर रहे हैं? आपको तो तब तक प्रतिरोध करना है जब तक ये फांसीवाद बना हुआ है। एक फासिस्ट बैठा रहेगा और 1 साल में आप प्रतिरोध कर चले गए। आप कोई ये पर करने आए हैं क्या, रस्म पूरा कर रहे हैं क्या? हैं भाई, मेरा यह कहना है कि प्रतिरोध को किसी कार्यक्रम के तौर पर न लीजिए, बल्कि प्रतिरोध की कार्रवाई में उतरिए, सीधी बात है। और इसलिए जिस तरह की एकजुटता और जिस तरह कमिटमेंट की ज़रूरत है, वह कभी भी अशोक वाजपेयी जैसे लोग जो कि सत्ता के आदमी हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये बहुत ही साफ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वही आदमी है जो कि भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी में जब कितने लोग मारे गए थे, ख़त्म हो गए थे, सैकड़ों में हज़ारों में पता नहीं, तब उसके 2 महीने के बाद ही ये आदमी भारत भवन भोपाल में ही कार्यक्रम के रीत माने की। तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे कि कोई लाश पर बैठ कर बांसुरी बजाए। ये तो सही बात हो गई, बड़ा भयानक है। और उनका स्टेटमेंट था कि मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। क्या ये तो इतना असंवेदनहीन बात है कि इसके साथ कैसे चला सकता है इस आदमी के साथ। तो ये बातें हिंदी में क्या होता है कि हम भाई, हिंदी में जब मैंने लिखना शुरू किया, जब मैंने कविताएँ लिखनी जब शुरू की, तो उस समय जो माहौल था वो भारत भवन और अशोक वाजपेयी के खिलाफ था। तो स्वाभाविक रूप से मैं भी वही सोचता था। लेकिन यह खिलाफ या यह विरोध उनका कब ख़त्म हुआ और कब स्वीकार्य हो गए, ये नहीं पता चलता है। यहाँ पर उसका कोई ये नहीं है, बस हो गया, आप नहीं समझे, आप गए, ये स्थिति है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसीलिए वो उस लेख को मैंने लिखा था, जिसको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति हुई होगी, तो मैंने उस पर भी कहा। और मुझे भी दिक्कत थी, आप इस कार्यक्रम को शुरू कब से कर रहे हैं, आप 30 जनवरी से क्यों शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, वही मेरा सवाल भी, अगला सवाल यही था, आखिर 30 जनवरी से ही करने के पीछे 30 जनवरी से क्यों शुरू कर रहे हैं? आप किसी भी दिन से शुरू कर देते। आप 25-15 जनवरी आपने बना लिया, कार्यक्रम शुरू कीजिए, किसी दिन का इंतजार क्यों? वो गांधी के, और गांधी से जोड़ रहे हैं आप, इसलिए आप वहाँ पर गए। आपको नहीं भाई, आप के 1 दिन पहले गोरख पांडे की भी स्मृति दिवस है, तो गोरख पांडे को तो के दिन से हम शुरू नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो हमारा प्रतिरोध का कवि है, हम क्यों नहीं उस दिन से शुरू करेंगे? 30 से क्यों शुरू करेंगे? हैं अभी आप देखिए, फरवरी का महीना है। अब फरवरी के महीने में ये समझिए कि पूरा महीना जो है सो बसंत का महीना जो है, ये बसंत बज्रनाथ का ही महीना है। बिल्कुल, इसमें जैसे तिलका मांझी हैं, 10 तारीख को उनकी शहादत दिवस, 10 फरवरी। फिर 13 फरवरी को बुधु भगत हैं, इतनी खतरनाक लड़ाई लड़े थे और कितने लोगों की शहादतें हुई इसमें। बुधु भगत आपने उनको याद नहीं किया। 20 फरवरी को भी कोई कार्यक्रम हुआ होगा, हैं, जब पानसरे की जो हत्या हुई थी, उनकी भी शहादत जो हुई, तो उस दिन भी कोई कार्यक्रम हुआ होगा, मुझे याद नहीं है। अभी किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इन्होंने फैज को याद किया, अच्छी बात है। इन्होंने गालिब को याद किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इन लोगों को क्यों नहीं याद कर रहे हैं? प्रतिरोध यहाँ जो आदमी कर रहा है वहाँ नहीं करके आप कहीं
आप खाली सितारा खोजिएगा, क्लासिक चीज़ों पर के सहारे नहीं चल सकते आप, आपको ज़मीनी लोगों को खोजना ही पड़ेगा। अरे तो प्रतिरोध का छोड़ दीजिए, भ्रम काहे फैला रहे हैं। नहीं तो गांधी के दिन से ही शुरू करने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि जिस तरह से गांधी का जो इतिहास रहा है, वो तो इतिहास से बहुत गांधी की बात हो सकती है, लेकिन लोग जो मानते हैं कि एक तरह से उन्होंने सेफ्टी वॉल का भी काम किया था हमारे देश के अंदर में। तो क्या ये लोग जो लेखक संगठन गांधी के दिन से शुरू कर रहे हैं, तो क्या लोगों को सिर्फ ये बरगलाने के लिए, एक औपचारिकता पूरा करने के लिए कि हाँ हम हैं, लेखक संगठन है, विरोध हो रहा है, सिर्फ ये दिखावटीपन के लिए तो नहीं है? देखिए, गांधी के साथ शुरू करने के साथ क्या है, गांधी दोनों तरह के लोगों को प्रश्रय दे देते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं वो गांधी के नाम पर निकल सकते हैं, लेकिन जो है सो जो करना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर गांधी की एक पंक्ति हम उठाते हैं, वो कहते हैं कि कायरता और हिंसा में मुझे एक को चुनना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। ये चुनेंगे हिंसा को? बिल्कुल नहीं। ये 30 जनवरी शुरू करके भी गांधी तक जा नहीं सकते, ये गांधी तक जा नहीं सकते, ये कायरता को चुन लेंगे, हिंसा नहीं चुनेंगे। तो इसीलिए और क्या करना है, ये वैष्णव जन तक जाएंगे गांधी के, हाँ, उससे आगे नहीं जाएंगे। मैंने तो इसलिए लिखा कि ये प्रतिरोध से लाल फरेरे तेरी कसम, इस खून का बदला हम लेंगे, हटा दीजिए। अब वहाँ वैष्णव जन गाते हुए, वैष्णव जन तो तेड़े कहिए जो पीड़ पड़ाए जाने रहे, करते हुए निकलिए आगे। हाँ, मैंने कि ये प्रभात फेरी करेंगे ये प्रतिरोध में। तो ये तो अब देखिए आगे क्या होता है। अभी 1 साल की बात है, 2 महीने तो गुजर ही रहे हैं लगभग, तो क्या होने को क्या है, ये तो बस एक। और देखिए क्या है, कुल मिलाकर के हमको जो लगता है ना, वो ये है कि एक ऐसा अम्ब्रेला बनाया गया है जिसमें प्रतिरोध जहाँ कहीं भी हो रहा है उसको अपने छत्र छाया में लाया के समेटा जाए और ख़त्म कर दिया जाए। आप ये देखिए, हालांकि ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये इस तरह से ही बच जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी अगर आप सुनते होंगे बहुत सारी बातें, देखिए ये चाह क्या रहे हैं कि जो प्रतिरोध ये कर रहे हैं उसको माना जाए प्रतिरोध, माना जाए कि यह एक संसदीय प्रतिरोध हो रहा है, संवैधानिक प्रतिरोध हो रहा है, और इनके बाहर जो प्रतिरोध कर रहे हैं उनको आप माओवादी कह दीजिए, नक्सली कह दीजिए, आतंकवादी कह दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह दीजिए, हाँ कह दीजिए। परसों जो कार्यक्रम यहाँ पे रांची में टीआरआई में एक आयोजित था, अनुज लुगुन और जसिंता करकेटा, पूनम वासम की कविताओं पे कविता पाठ वगैरह हो रहा था। उसमें रवि भूषण जी थे जो कि जसम में भी हैं। उन्होंने बोलते हुए एक बात कही कि जो अनुज लुगुन की कविता है ये वरवर राव की कविता के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उस तरह उस राह पे चल रहे हैं। मतलब कि वरवर राव एक लेखक के लोगों के लिए, कवि लोगों के लिए एक वरवर राव का रास्ता भी है। अभी हम जब बैठे हुए हैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक मजदूर संगठन था, उसको प्रतिबंधित कर दिया था। उसको प्रतिबंधित करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इनका इस संगठन का वरवर राव से संबंध है। वरवर राव को बुलाते, जब मैं जजमेंट पढ़ रहा था कल रात में, उसमें भी लिखा हुआ था, खत्म हो गया ना वो, हाँ, उसमें भी लिखा हुआ था कि वरवर राव से जो सरकार ने जो एफिडेविट जमा किया, काउंटर एफिडेविट, उसमें भी था कि वरवर राव से इसका कनेक्शन है, इसलिए नक्सली संगठन। तो मतलब एक कवि अगर कहीं जाता है तो जिस संगठन के कार्यक्रम में शामिल होता है उस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है, और उस कवि पे भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते पे चलने, उस चीज को आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं दिखता है कि रुक जा रहा है, या उससे लोग हाथ पीछे खींच ले रहे हैं कि हम पे भी एक ठप्पा लग जाएगा, या जो भी कारण है। तो आपसे मेरा ये जानना था कि आप क्या सोचते हैं कि आज जो लेखक संगठन हमारे देश के अंदर है, जो अपने आप को वामपंथी लेखक संगठन, तो क्या इनसे लोग क्या उम्मीद करें, और अगर इनसे उम्मीद नहीं करें तो फिर विकल्प क्या है? नहीं देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो बातें कही थी ना उसमें, अब तो जो आपने जो मजदूर संगठन का हवाला दिया और वर्राव के कारण प्रतिबंधित किया गया, एक कारण, कई कारणों में एक कारण यह भी रहा, लेकिन ये तो साफ है कि उसको कोर्ट ने नहीं माना प्रतिबंध का कारण, और उसने अपने फैसले में उसे खारिज कर दिया उस प्रतिबंध को। तो जाहिर है कि जब संवैधानिक तरीके से और न्यायिक तरीके से कोई सोचेगा तो इसे मानेगा, जान जाएगा कि यह बात गलत है और वो सही जगह पर जाएगा। कल जो परसों जो बातें हो रही थी, जो कर रहे थे रविभूषण वहाँ कार्यक्रम में,
तो उन्होंने एक बात और कही थी अनुज लुगुन और जसिंता करकट्टा को लेकर के कि ये आज युवा हिंदी कविता के केंद्र में ये दोनों हैं और इन्हें कहीं किसी भी तरीके से कोई टस से मस नहीं कर सकता है। और ये जो कह रहे थे कि वरवर राव की परंपरा से आ रहे हैं, तो जाहिर है कि हिंदी कविता का चेहरा बदला है। और जो लोग अगर देखिए होता क्या है कि हिंदी कविता अपने आप को बचाती कैसे है, सो मैं बता जाता हूँ। वो बचाती इस तरह से है कि उसने तमाम प्रतिरोध के जो स्वर, प्रतिरोध का स्वर आएगा कहाँ से? जाहिर है कि जो जिनके साथ दमन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, या जिनके लिए कोई मौका नहीं, जिनकी ज़मीन छीनी जा रही है, जिनके मवेशी खोल के कोई ले जाता है, जहाँ बलात्कार हो रहा है, लूट है, विस्थापन है, असंतोष है, प्रतिरोध की कविताएं वहीं से है। अब आप बताइए कि इसमें जो अभी जो फिलहाल जो सवर्ण जातियां हैं वो कितनी प्रभावित हैं इन चीज़ों से? लगभग नहीं। तो प्रतिरोध की कविता वहाँ कैसे होगी? तो प्रतिरोध की कविता कहाँ होगी? प्रतिरोध की कविता होगी वहाँ जो निचले तबके से आ रहे हैं या जो कि साधनहीन लोग हैं। वे दलित हो सकते हैं, वे आदिवासी हो सकते हैं, वहाँ से कविताएं आ रही हैं। उन लोग हिंदी में भी लिख रहे हैं। समस्या यहाँ आती है कि जब ये लोग इतना प्रतिरोध की आग वाली कविता लिख रहे हैं तो हम कहाँ बचेंगे? तो उनको अलग उपनिवेश में डाल दो, उनको दलित साहित्य कह दो, वहाँ आग लगती रहे। आदिवासी साहित्य कह दो। अरे भाई, ये आदमी सब हिंदी में लिख रहा है, ये हिंदी का कवि है, वो जिस पृष्ठभूमि से आवे वहाँ उसकी आदिवासी पहचान है, आदिवासी की दुनिया को लेकर आ रहा है, लेकिन वह जो बात कह रहा है वो पूरी दुनिया की बात कह रहा है। अगर वह जंगल बचाने की बात कर रहा है तो जंगल का काम हमको नहीं है क्या? बिना जंगल के हम रह जाएंगे? जंगल के बिना हम नहीं रह सकते, भले हम जंगल में न रहते हों। अरे हवा ही ख़त्म हो जाएगी। 21% ऑक्सीजन है जिस पर हम टिके हैं, 2% भी गिर गया अगर जंगल काट के, तो आपको सिलेंडर गैस का लगा के ऑक्सीजन ला के चलना पड़ेगा। आज से 30 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि बोतल बंद पानी पिएंगे, जहाँ भी वह नल से पानी पी लिया, कहीं पी लिया पानी। अब क्या स्थिति है? आप ये हवा को लेकर भी किसी मुगालते में न रहे हैं। ये तो पृथ्वी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। दलित ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये मैं कहूँगा। वो उस तरह से नहीं लड़ रहे हैं कि जान जाए तो जाए, वो सिर्फ हिस्सा मांगते हैं। ये भी साफ है, वो वहाँ से उनको उठना चाहिए। ये एक लंपट सरकार जो सत्ता होती है, किसी की भी हो, यही सरकार नहीं पहले भी, हम उसमें कैसी हिस्सेदारी? जो दमन पर टिकी हुई सरकार है उसमें हिस्सेदारी क्या? उसको तो उलटने की बात है। बिल्कुल है। तो इसलिए उनकी लड़ाई बहुत दूर नहीं जाने वाली है। लेकिन आदिवासी वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरी पृथ्वी को बचाएंगे, एक सभ्यता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई 2 सभ्यताओं की लड़ाई हो जाती है, इसलिए बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको कहीं एक तरफ जाना ही पड़ेगा, ये चुनना पड़ेगा आप किधर हैं, एक पक्ष चुनना पड़ेगा, बीच में नहीं रह सकते आप। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है ये बोलना पड़ेगा। बोलते तो लोग हैं अभिव्यक्ति खतरे उठाने ही होंगे, अभिव्यक्ति के खतरा तो लेकिन वो तोड़ नहीं होंगे, मठ और गढ़ सब। तो भाई मठ और गढ़ तोड़ते नहीं है, बनाने लगते हैं, वो खुद मठ हो जाते हैं, वो खुद गढ़ हो जाते हैं। तो दिक्कत यहाँ ये सब है। ये सब मिला करके देखिए, हम एक इसलिए कविता शिविर भी यहाँ पर करने जा रहे हैं रांची में। ये 22-23 अप्रैल को होगा, जिसमें कि मेरा यह उसमें एक तो है कि कविता को लेकर, ये 22-23 अप्रैल को है। इसमें है कि ये कई बातें हैं, जैसे इसमें प्रतिरोध के तमाम रूपों पर तो बात हो ही, और एक चीज़ और मैं मानता हूँ कि कविता सिर्फ लिख देने से नहीं होती है पूरी। कविता को लोगों तक ले जाना भी आपका काम है, कवियों का ही काम है, दूसरे का काम नहीं है। और अगर ये काम हम किसी पर भी छोड़ते हैं, चाहे वह किसी अखबार पत्रिका का संपादक हो, तो हम गलत करते हैं, क्योंकि उसका अपना मार्केट है। बिल्कुल, वो वहाँ चीज़ों को ले जाएगा, वो आपके लोगों तक नहीं ले जाएगा। अगर आप प्रकाशक के भरोसे बैठे हैं कि किताब छाप के पहुँचाएगा, वो लाइब्रेरी तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाता है। अब आप लाइब्रेरी तक लाइए, लोगों तक जाएगा सिर्फ कवि, तो उसको कविता पाठ करने का तरीका जानना पड़ेगा। अगर आप कविता पाठ ही नहीं ढंग से करेंगे
तो आप लोगों के बीच जाकर कविता पढ़ेंगे कैसे, कविता कम्युनिकेट कैसे होगी। आप अपनी कविता को पढ़ करके और दुरूह कर देते हैं, तो वह जानना जरूरी है। डिक्शन ऑफ पोएट्री क्या, हम कैसे पढ़ें। आज की कविता भाई तुक में नहीं है, छंद में नहीं है, उस तरह से जो छंदबद्ध कविता होती थी कि हम गा देंगे। आज की कविता समझिए संवाद शैली की कविता है, ये संवाद करती है, डायलॉग। तो आपको स्पीच पर कमांड आपका होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि संवाद अदायगी क्या होती है। आप देखिए, इसीलिए जो कई लोग जो फिल्मों से जुड़े लोग हैं, कलाकार जिनकी ट्रेनिंग होती है बोलने की, तो वो कितना अच्छा कविता पाठ करते हैं। राजेंद्र गुप्ता का उदाहरण ले लीजिए, वो इन दिनों बहुत ही अच्छा कविता पाठ कर रहे हैं, दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं वो, अब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। नसीरुद्दीन शाह हैं, उनका पाठ मैंने सुना, वो मंगलेश डबराल की कविता का पाठ कर रहे थे, बहुत ही अच्छी। मंगलेश जी तो नहीं पढ़ पाते थे, मंगलेश जी ही क्या, कोई नहीं पढ़ पाता है कविताएं, वो पढ़ रहे, जिस तरह से वो पढ़ देंगे कैसे कोई कवि पढ़ेगा, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए कवि न भी जितना पढ़े खुद पढ़े, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि कम से कम यहाँ जो नाटक से जुड़े जो युवा रंगकर्मी हैं वो आवें और वो इसको भी अपना एक काम माने। जो से बंगला में आवृत्तिकार होते हैं, वो आवृत्तिकार होते हैं, वो दूसरों की कविताओं को पढ़ते हैं लोगों के बीच में। 22-23 अप्रैल को जो 23-24 अप्रैल को जो कार्यक्रम है जी, उसमें आप कविता कैसे, कविता का पाठ, एक वर्कशॉप है, ये 2 दिनों का है। आएंगे और देखिए इसमें जो बात हुई है, तो इसमें राजेंद्र गुप्ता, बम्बई से 3 आदमी आ रहे हैं, जो कि राजेंद्र गुप्ता भी आ रहे हैं, राजेंद्र गुप्ता आ रहे हैं और महमूद फारूकी आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे दास्ताना गोई हैं, बहुत बड़े पिपली लाइव के को डायरेक्टर हैं, और एक दारेन शाहिदी आ रहे हैं, और 3 आदमी आ रहे हैं आपको दिल्ली से जिन्होंने सहमति दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक विष्णु नागर हैं, एक असद जैदी और एक है गौहर रज़ा। तो ये 6 लोगों की अनुमति मिली हुई है, इन्होंने आने की बात कही है। तो इसमें अब है कि अब 2 दिनों का होगा वर्कशॉप, इसमें ये ऐसे कार्यक्रम में तो लोगों को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, और युवा लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएँ इसमें, युवा कवि खास करके। इधर मैं झारखंड में इसलिए भी कर रहा हूँ, जुटान के बैनर से कर रहे हैं, इसमें जुटान है और एक साथी और हैं, एक मीडिया में जो लोकल कि स्थानीय, हाँ स्थानीय मेरे मित्र हैं, संजय झा, वो हैं इसमें। आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि अभी का जो युवा कवि है, युवा कवित्री है, या जो पुराने कवि भी हैं, अभी की परिस्थिति में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं संदेश देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि कविता नहीं, कुछ नहीं, कविता अगर आप लिखते हैं तो कविता लिखते हैं तो आप कविता लिखने का कारण आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, कविता लिखने की वजह होनी चाहिए। आप कविता लिख रहे हैं तो आपको ये लगता होगा कि आप अच्छी कविता लिखें, हर लोग सोचता है, मैं सोचता हूँ, मेरा ये कहना यहाँ पर माने लोग इस बात को बदलें थोड़ा सा, कहें कि वो अच्छी कविता वह नहीं है सिर्फ जो अच्छी लगती है, बल्कि अच्छी कविता वह है जो ज़रूरी भी है, जो हमारे काम आती है, वो काम आती है, हम जिनके लिए लिख रहे हैं उनके काम की वह कविता है। तो काम की कविता वह इसलिए है कि उनके अंदर देखिए ऐसा है कि आदमी खाता है पीता है, कविता का क्या करेगा, न ओढ़, धूल ने कहा नहीं हम ओढ़ सकते हैं न बिछा सकते हैं, करेंगे क्या कविता का। कविता आत्मा का जल है, जब आत्मा जगेगी अंदर तो वह कविता मांगेगी, उसकी प्यास कविता मांगेगी। तो आप जब कविता पढ़ते हैं या कविता लिखते हैं या कविता सुनाते हैं, कविता के साथ लोगों के बीच जाते हैं, तो जब उसकी ज़रूरत जब जगती है तो वह थोड़ा समझिए कि थोड़ा ज़्यादा आदमी होता है, वो थोड़ा ज़्यादा इंसान होता है पहले के मुकाबले, वह सोचने लगता है, फिर उसकी आत्मा थोड़ी सी जगने लगती है। हम जितना ही ज़्यादा नफरती चिंटुओं बदल गए हैं इधर, तो यानी कि हमारी आत्मा मर चुकी है, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्वार्थ और दंभी हो गए हैं। हम जितने मूर्ख हैं उतने ही ज़्यादा घमंड में भी रहते हैं। तो ये चीज़ें कविता ही ख़त्म करेंगी, इसलिए कविता का बहुत ज़रूरी है। कविता को लिखने वाले कवि जो भी हैं
जो कविताएं लिख रहे हैं लगातार गंभीरता से, उनको इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से जवाबदेही को समझनी चाहिए और समझें कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कवि को जवाबदेह भी होना हो। जवाबदेह होना पड़ेगा अपने शब्दों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने समय के प्रति। ये आपने बहुत ही मार्के की बात कही और आपने पूरे जो आपने बातचीत अपनी रखी उसमें तमाम चीज़ों पे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि रांची के लोग, झारखंड के लोग आपके कार्यक्रम में शिरकत करें। 23-24 अप्रैल को आएँ, रंगकर्मी आएँ, कवि आएँ और सीखने वाले लोग आएँ। आपने हमसे बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साथी। नमस्कार।